नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों के अंदर आज था तो रेंज बाउंड ट्रेड। पूरे दिन इंडेक्स की एक अच्छी तेजी के साथ शुरुआत हुई, फिर गैप अप हुआ और गैप अप के बाद मार्केट एक रेंज के अंदर ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। स्लोली स्टेडली वो जो रेंज थी वो कम होती गई, इंडेक्स फ्लैट जाके कहीं बंद हुआ। सेंसेक्स भी करीब 60-62 अंकों की बढ़त में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहे थे। आज खरीदारी थी, इनफैक्ट रिकॉर्ड स्तरों पर मिड कैप स्मॉल कैप बंद हुए। आईटी में आज खरीदारी थी। आईटी इंडेक्स लगातार सेकेंड डे कल की गिरावट के बाद वापस कम बैक आईटी ने दिया। आज फार्मा में बाइंग थी, आईटी में बाइंग थी। ऑयल एंड गैस से रिलायंस चल रहा था। आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ी बहुत खरीदारी थी। एचडीएफसी आज बैकफुट पर था कल के रिकॉर्ड स्तरों के बाद। और फार्मा में थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिल रही है। इसमें जितनी भी लुपिन एंड ऑल, लुपिन में जो न्यूज़ फ्लो था, डबल अपग्रेड आया, उसका इम्पैक्ट था। ऐसे अलग अलग सेक्टर स्पेसिफिक चल रहा था। बाकी पीएसयू में तो तेज़ी है ही। पीएसयू में डिफेंस एक बढ़िया तेज़ी में है। माझगांव डॉक आज नया रिकॉर्ड और 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार कर गया। 101वीं कंपनी बनी जिसने मार्केट कैप के लिहाज से 1 लाख करोड़ का एक नंबर पार किया। इसके अलावा बढ़िया तेज़ी डिफेंस में बीईएल में थी, कोचिन में थी, जीआरएसई में थी। इन सभी कंपनियों में अच्छी तेज़ी बनी हुई है। वो तेज़ी के साथ ये कामकाज कर रहे हैं। बाकी एक महीना भी हो ही गया। वो 4 जून का जो ड्रॉप था उससे लेके अब तक 15% का गेन निफ्टी देख ही चुका तब से लेके अब तक, और रिकॉर्ड तेज़ी वहाँ से मिड कैप स्मॉल कैप ने बनाई है। सो अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छा एक अपमूव मार्केट में लोअर लेवल से देखने को मिला। और पीएसयू लीड कर रहे हैं। एंटिसिपेटेड जो सेक्टर थे वो तो नहीं करे, लेकिन पीएसयू में ज़बरदस्त तेज़ी आई। एंटिसिपेटेड था अदानी समूह चलेगा, लेकिन चला नहीं उस हिसाब से। और बाकी सारे सेक्टर चल गए, नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचते हुए दिखाई पड़े। तो बढ़िया तेज़ी मार्केट के अंदर बनी हुई है। अब कल के लिए हफ्ते का लास्ट सेशन है और फिर अर्निंग की शुरुआत हो जाएगी नेक्स्ट वीक से। ब्रोकरेज हाउसेस के नोट आने शुरू हो ही रहे हैं अर्निंग को लेकर। लेट्स सी कैसे वहाँ पे कामकाज होता है, तो वो पार्ट एक क्रूशल है। उसके बाद बाकी चीज़ों में फिर बजट की तरफ हम जाएंगे तो वो भी एक बड़ा इवेंट रहेगा। सो इस तरह की इवेंट्स को मार्केट अभी रीड कर रहा है, लेकिन एज ऑफ नाउ मार्केट में स्ट्रेंथ बरकरार है। जानकार मान रहे हैं कि नियर टर्म 200-300 पॉइंट नीचे का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग साइड पर रह सकते हैं और अभी भी शायद तेज़ी मार्केट में प्रिवेल करते हुए दिखाई पड़े। सो इसी तेज़ी को प्ले करिए, बस टाइम पे प्रॉफिट्स बुक करते रहिएगा, वो भी ज़रूरी है, पार्ट ऑफ द गेम है, उसको भी आप एटलीस्ट ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ और सवालों को लेके जो कि अलग अलग माध्यमों से आए हैं। शेर खान साहब सल का सवाल है, सुमित सर यू मसीहा? नो सर, आई एम नॉट अ मसीहा, आई एम जस्ट अ कॉमन मैन। प्लीज शेयर योर व्यू ऑन स्टॉक ईक्लर्क्स सर्विसेज, एलेंटास बेक एंड मदरसन सुमी वायरिंग फॉर लॉन्ग टर्म। देखो सर, एलेंटास बेक इज़ अ गुड कंपनी। अदरवाइज अगर आप समय दे सकते हो तो इसको, तो ये तो पोर्टफोलियो ग्रेड स्टॉक है। ये कोई ऐसा स्टॉक नहीं इसको आप नियर टर्म के लिए रखो या बहुत क्लोज ट्राई समय में इसमें कुछ गेन आए। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता रहे। इक्विटी फ्लोट छोटा है, तो इस समय वही हो रहा है कि जहाँ इक्विटी फ्लोट छोटा है वो चले ही पड़े हैं। तो जैसे ये माझगांव डॉक है, 1 करोड़ शेयर है, 1.25 करोड़ शेयर हैं, उसी में चल रहा है सब कुछ। सो लाइकवाइज पहला पार्ट तो ये है, इसको तो आप होल्ड कर सकते हो। मदरसन वायरिंग के केस में चल रहा है, लगातार तेज़ी में है और वैसे कंपनी अच्छी है बट ऑल टाइम हाइस पर शेयर है। सो जिस दिन से रिवर्सल होगा थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट टेकिंग आनी चाहिए इसमें। आप बने हो तो बने रहो, बट ट्रेल करना, इसको स्टॉप लॉस ये लॉन्ग टर्म नहीं है, मीडियम टर्म के लिए रखना। एंड ई क्लास के केस में नियर टर्म सबसे पहला ट्रिगर इसके अर्निंग्स हैं। सो वो अगले 10 दिन 20 दिन के अंदर अर्निंग आ ही जाएंगे। सो उसको भी आप एटलीस्ट ध्यान में रख कर फिर आप कोई काम करना। तो सबसे पहली जो नज़र रहेगी आपकी वो ई क्लक्स पर रहेगी, फिर आप जाओगे मदरसन पर एंड देन यू कैन लुक फॉर एलेंटास बेक, तो आप आराम से होल्ड भी कर सकते हो। सो एलेंटास कंपनी अच्छी, थोड़ा महंगा वैल्यूएशन है, लेकिन कंपनी अदरवाइज अच्छी है, तो आप बने रह सकते हो उसमें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, वांट टू एक्यूमुलेट पीसीबीएल, योर एडवाइस ऑन द सेम विल बी अप्रिशिएटेड। देखो राजेश सर, शायद 1-2 क्वार्टर इसके प्रेशर में जाएं। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के बाद वो नए एक्विजिशन का इम्पैक्ट रहे, क्योंकि शेयर भी बहुत ज़्यादा चल नहीं रहा है, एक रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है। वो इसीलिए कर रहा है कि एक बड़ा एक्विजिशन जब करती है कंपनी तो उसके बाद वो रेंज में आती है, तब तक के लिए तो एक्विजिशन डाइजेस्ट नहीं हो जाता। जैसे जैसे उसका इम्प्लीकेशन पूरा होना शुरू होता है वैसे वैसे उसमें रिएक्शन आते हैं। सो बढ़िया तेज़ी की उम्मीद अगर आप लगा रहे हो तो एटलीस्ट 2 क्वार्टर तो इसमें लगेंगे ही, जिसमें शायद ये इम्प्लीकेशन पूरा हो। तब तक बाजार की स्थितियों पर भी डिपेंड करता है कि बाजार कैसा रहता है, लेकिन अभी के लिए बुल मार्केट में नहीं चल रहा है, इसका मतलब कुछ बड़ा एक्विजिशन का ही इम्पैक्ट है। सो वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर चॉइस। आप नंबर पर नज़र रखना, वैसे कंपनी अच्छी है और जो एक्विजिशन किया है वो जैसे जैसे नंबर में रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा
वैसे वैसे कंपनी रिएक्शन भी अकॉर्डिंगली देना शुरू कर देगी। सो अभी के लिए तो आप बने रहो एंड यू कैन एक्यूमुलेट ऑन फॉल्स इवन, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। शिवराम शेट्टी साहब का सवाल है, गुड आफ्टरनून सुमित जी, आपको रोज़ सुनता हूँ, थैंक यू शेट्टी साहब, मोटिवेट होता हूँ, थैंक्स। स्टार हेल्थ 50 शेयर एट IPO एंड राजेश एक्सपोर्ट 50 शेयर एंड 550। देखो शेट्टी साहब, मुझे समझ में नहीं आता, अगर आप रोज़ सुनते हो तो कभी ये शेयर ना लिए होते आपने। एनीवेज, हो सकता है पूरे पोर्टफोलियो का थोड़ा सा हिस्सा हो, लेकिन दोनों ही केसेस में देखिए, स्टार है केस में जो लोग इंश्योरेंस कवर करते हैं, जब मैं उनसे पूछता हूँ तो बोलते हैं कि सबसे बेटर इंश्योरेंस कंपनी यही दिखती है, लेकिन शेयर चलता नहीं है। क्योंकि मुझे आज भी याद है, इसका IPO आया था तब भी OFS था बहुत बड़ा, और वो OFS का हिस्सा बिका था, तो उसके बाद से इसमें कोई बहुत मूव आया नहीं है। सो एज ऑफ नाउ तो आप स्टार में तो बने ही रह सकते हो। राजेश के केस में सर, जो नियर टर्म लो है उसको एक स्टॉप लॉस के तौर पे आप लेना, क्योंकि ये कंपनी के साथ सिचुएशंस ख़राब एक्चुअल में है, और वो ख़राब सिचुएशंस के बीच में स्टॉक चल रहा है। लेकिन अब जैसे वो पॉलीप्लेक्स नहीं है कि ख़राब सिचुएशन को उसने बहुत हद तक डिस्काउंट कर लिया है, तो इन डिस्काउंटिंग के बीच में अब ये शेयर थोड़ा स्टेबल होकर चलना शुरू हुआ है। सो इसीलिए नियर टर्म स्टॉप लॉस आपके लिए वही रहेगा जो उसका लो है, चाहे पॉलीप्लेक्स हो चाहे ये हो, और जहाँ तक रिकवरी मिल जाए, गेन मिल जाए, उसको ट्रेल करते रहो। बट अभी के लिए एटलीस्ट इन दोनों को स्टॉप लॉस लेके आप पोजीशन में बने रह सकते हो। लेकिन फिर भी होल्ड करने लायक वर्थ होल्डिंग इज स्टार, उसको आप ज़्यादा पहले प्रेफरेंस देना है अपनी, और नंबर्स पे नजर रखना उसके। ओके, एमक्योर फार्मा में अप्लाई करें क्या? देखो सर, IPO लिस्टिंग के लिए तो ठीक है, बट टेबल पे बहुत कुछ छोड़ा है नहीं वैल्यूएशन वाइज, थोड़े महंगे से ही दिखाई पड़ रहा है वैल्यूएशन। तो जो वैल्यूएशन जैसे अभी ADB है, जो एलिट डिजिटल एंड ब्लेंडर्स का IPO आया था, सो वहाँ भी महंगा था IPO, लेकिन लिस्ट हुआ 14% प्रीमियम पे। लिस्टिंग के बाद लोग उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, कुछ बड़े फंड हाउसेस। सो चलना दोबारा उम्मीद लगाई जा रही है कि चल सकता है। लाइकवाइज आप एमक्योर भी थोड़ा तो ले ही सकते हो, और अप्लाई तो कर ही सकते हो लिस्टिंग के लिए, लेकिन लिस्टिंग के बाद क्या सिचुएशन होती है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि इससे बेटर कंपनी तो वो थी इंडीजीन, वो नहीं चला। सो वी विल हैव टू सी, लिस्टिंग गेन के लिए लेना तो ले लो, लॉन्ग टर्म के लिए लेना तो समय दे दो, क्योंकि लिस्टिंग के बाद बहुत सारे नंबर आएंगे, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, उसके बाद कॉल लेना ज़्यादा आसान होगा अभी के लिए तो एटलीस्ट। I have 50 share of Ask Automotive at 282 and 50 share of Protein at 1035. You should hold both of them. विजय जी, दोनों ही कंपनियां ठीक है। Ask Automotive भी अभी खरीदारी से 100 रुपये ऊपर करीब चल रहा होगा शायद। सो ठीक कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, और एक्सपेंशन प्लान पे भी है। और जयपुर का इनका एक प्लांट था, उसका एक्सपेंशन चल रहा था अभी, वो प्लांट का एक्सपेंशन पूरा हो जाना चाहिए 1-2 क्वार्टर के अंदर, तो नंबर और बेटर हो जाएंगे। तो यहाँ तो आप बने रहो। एंड प्रोटीन भी 1300-1400 रुपये तो देखा था, 1300 रुपये करीब। सो बने रहो, ये बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड कंपनीज। थोड़ा महंगा जरूर है प्रोटीन, लेकिन नीचे में तो और ऐड कर लेना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी, और आगे बढ़ते हैं। सुमित सर, आई हैव PTC इंडस्ट्री 100 शेयर एंड 4000। ओए होए अग्रवाल साहब, देखो इस कंपनी से 2-3 बड़े टेलविंड्स हैं। पहला, टाइटेनियम की सबसे बड़ी कंपनी है, और टाइटेनियम में इसके अलावा जो बड़े प्लेयर हैं उसमें कोई ऐसा ऑर्गेनाइज प्लेयर नहीं है। इस कंपनी के मैनेजमेंट से हमने, जो सचिन जी हैं, उनसे कुछ दिन पहले बात की थी, जो कंपनी के CMD हैं। लखनऊ बेस्ड कंपनी है, तो इसके बारे में खासा इंटरेस्ट रखना पड़ता है। तो इस कंपनी में 6% के आसपास का स्टेक जो है वो कुछ बड़े फंड हाउसेस का, बड़े फंड मैनेजर्स का है, और अच्छे नाम इस कंपनी में अदरवाइज भी इन्वेस्टेड है। आपने खरीदारी बहुत अच्छे दाम पे की है, तो आपको बेचने की तो ज़रूरत है नहीं। पता नहीं, आपने राइट्स भी देखा होगा, इसका राइट्स भी आया था। राइट्स में अगर आपने पार्टिसिपेट किया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके दाम से ऑलरेडी 3 गुना हो चुका है शेयर। सो यू नीड नॉट टू सेल एनी सिंगल स्टॉक ऑफ इट, क्योंकि इक्विटी बहुत छोटी है। तो यहाँ सबसे बड़ा कैश तो वही है कि इक्विटी ही नहीं है बाजार में। आगे चल के स्प्लिट बोनस देना चाहिए इसको, तो लेट्स सी कहाँ देता है, क्या देता है, इक्विटी डाइल्यूशन कहाँ होता है। बट अभी के लिए तो आप एटलीस्ट बने रहो। इनका एक बहुत बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है, जिसमें 300 करोड़ रुपए के आसपास का केपेक्स इन्होंने प्लान कर रखा है। वो लखनऊ में ही, लखनऊ के पास एक जगह है जो डिफेंस का पूरा कॉरिडोर बना हुआ है, उसमें है। वहीं इनके प्लांट के बाजू में एक बोइंग का भी प्लांट है जिस पे काम कर रहे हैं, जो इनके क्लाइंट में भी आता है। सो इट इज़ अ गुड कंपनी। अदरवाइज आप समय दे सकते हो। वो इंटरव्यू पढ़ा ही होगा, आप यूट्यूब पे पूरा सुन लेना। मैनेजमेंट से बहुत अच्छी डिटेल में बातचीत हुई थी उसमें, और वहाँ पर आपको बहुत अच्छे एवेन्यूज़ मिल जाएँ कि उसको होल्ड करना चाहिए। सो इट इज़ अ गुड कंपनी। अदरवाइज आप समय दे सकते हो, तो बने रह सकते हो उसमें। Sumit ji, I want to convey my sincere gratitude to you. Thank you, Pudar साहब, thank you. I am on good amount of profit because of your wisdom recommendation. Thank you, sir. वो आपका trust है. I am just saying what I think
कि ये थोड़ा बेटर लग रहा है। अब आप भरोसा करते हो, आपका लक आपको सपोर्ट करता है और आपको पैसा बन जाता है, सिंपल। ओके, गॉड में ब्लेस यू। थैंक यू सर। अच्छा, आपका कोई सवाल नहीं है अनुपम जी, मुझे लगा आपका कोई सवाल था। थैंक यू अनुपम जी, थैंक यू। ओके सर, व्यू ऑन MIC इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉज आई हैव बीन होल्डिंग शेयर बॉट फॉर, मतलब मुझे याद नहीं है MIC इलेक्ट्रॉनिक्स अब वापस काम कर रहा है कि डीलिस्ट हो गया। मतलब बहुत समय हो गया इसे ट्रैक किए हुए। MIRC और MIC दोनों ही एक समय में बहुत चर्चा में रहते थे। मीर चंदानी ग्रुप की थी MIRC और MIC अलग अदरवाइज था। सो अब तो मैं इसे ट्रैक नहीं करता, आई हैव नो आइडिया। बट इसके एक बार नंबर्स चेक कर लेना कि नंबर कैसे हैं, प्रॉफिट में आ गया कि अभी भी लॉस में ही है। सो इन चीज़ों को देख के आप कॉल लेना, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनियाँ किसी भी फॉल में सबसे पहले नीचे आएंगी। सो जितनी भी कंपनियां जहां पर लॉस ही लॉस चल रहा है पिछले कई सालों से, पिछले 3 साल 4 साल 5 साल, कोशिश करता हूँ एक लिस्ट बना के वो भी ट्वीट कर दूंगा, आप लोग देख लेना। सो ऐसी कंपनियों को आप ना यूजुअली अवॉइड ही करिए जहाँ पर प्रॉफिट आया ही नहीं पिछले कुछ एक सालों में, 2 साल 3 साल 4 साल में। सो ऐसी कंपनियां किसी फॉल में सबसे पहले गिरेंगे, तो उनको ज़रा अवॉइड करिए बस। बाकी आप देख लीजिए इसके नंबर्स, बहुत आइडिया मुझे भी है नहीं इसका, बहुत सालों से ट्रैक करना छोड़ दिया इसको मैंने। ओके जी, थैंक यू अनुपम जी, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका बने रहने के लिए, देखने के लिए, सराहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, इसके अलावा कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेता हूँ, कुछ और माध्यमों से जो आ रहे हैं उसमें। उग्रो कैपिटल में एंट्री किया जा सकता है क्या? प्रसन्नजीत सर, एक बार नंबर देख लेना, उसके बाद कॉल लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा। मसगांव डॉग 150 शेयर हैं, 170 की बाइंग है। संवर्धना 500 शेयर हैं, 95 की बाइंग है। आगे के व्यू में मसगांव में कैपिटल निकाल चुका हूँ। कुछ मत करिए दुड़ी साहब, आप बैठे रहो। वैसे भी आपकी खरीदारी नीचे के लेवल की है, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से होल्ड करिए एंड नीड नॉट टू वरी अबाउट। ज़्यादा है तो 170 में से 20 शेयर और बेच दो मसगांव के, 150 शेयर हो गए, और वो नंबर को आप होल्ड करते रहो थ्रू आउट लाइफ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन ईजिली होल्ड। जिसके पास पुराने शेयर पड़े हैं, कॉस्ट बहुत नीचे की है या नेग्लिजिबल कैपिटल निकाल चुके हैं या फ्री के शेयर ऑलमोस्ट, उनको तो कभी होल्ड कर बेचने की ज़रूरत ही नहीं हो, तो होल्ड करिए आराम से। स्प्लिट के बाद मोस्ट शेयर गोज इन कंसोलिडेशन में चले जाते हैं। विद योर एक्सपीरियंस कैन यू टेल विच कंपनी कितने टाइम लेती है कंसोलिडेशन से बाहर आने में? आई वॉन्ट टू बाय नेस्ले, इज इट टाइम टू बाय और वेट? देखो सिंह साहब, 2 तरह के लोग होते हैं। आप किस तरह के इन्वेस्टर हो पहले ये डिसाइड कर लो। इट इज़ नॉट अबाउट कंसोलिडेशन और बोनस और एनीथिंग, ये तो छोड़ दो कितना समय लगेगा, क्योंकि आप बिल्कुल बॉटम पे खरीदने के मूड में तो कभी आएगा ही नहीं। और अगर आपने खरीद लिया तो मतलब अपना नाम ही बदल के भगवान रख सकते हो आप, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बॉटम पे ले लो शेयर अनटिल अनलेस यू नो एवरीथिंग अबाउट इट। सो एक ही चीज़ है कि आप कभी भी शेयर को, अगर आप इन्वेस्टर हो, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और कोई शेयर कंसोलिडेशन में है, तो आपके लिए वो बेस्ट टाइम होता है शेयर को एक्यूमुलेट करने का, अगर आप उसकी क्वालिटी से श्योर्ड हो। जैसे HDFC बैंक था, से फॉर एग्जांपल, पिछले 3 साल से कहीं नहीं गया, अभी भी बहुत चला नहीं है, अभी बहुत स्ट्रीम बाकी है, लेकिन वो 3 साल से कहीं गया नहीं। तो 1380 रुपया मान लीजिए उसका बॉटम था और 1460 रुपये ऊपर था, वो वही रेंज में घूमता रहता था। सो जिन्होंने एक्यूमुलेट करना था उस स्टॉक को, वो 1380 और 1400 के बीच में एक्यूमुलेट किए ही जा रहे थे। उन्हें पता था ये रेंज प्ले कर रहा है, करते रहो एक्यूमुलेट, क्योंकि कहीं जाएगा ही नहीं, वो कंसोलिडेशन में चल रहा है। सो कंसोलिडेशन 2 साल का हो, 3 साल का हो, 5 साल का हो, जितना लंबा कंसोलिडेशन है एक रिटेल आदमी के लिए, उससे अच्छा मौका नहीं हो सकता शेयरों को इकट्ठा करने का, क्योंकि रिटेल के पास चंक नहीं होता पैसा डालने का, वो थोड़ा थोड़ा डालता है। तो थोड़ा थोड़ा उसी कंसोलिडेशन का इस्तेमाल करके वो इकट्ठा कर सकता है बड़ी क्वांटिटी में। तो आपकी एवरेज कॉस्ट कहीं 1380 से 1420 के बीच में आती, अगर आप उस कंसोलिडेशन का इस्तेमाल करते और एक बड़ी क्वांटिटी आप उस ड्यूरेशन में इकट्ठी कर चुके होते। वो क्वांटिटी विद प्राइस आपको आज हेल्प करता, जब वो 1700-1800 की रेंज में आ गया। लाइकवाइज हर शेयर जो कंसोलिडेशन में जाता है, फॉर अ रिटेल इट्स अ गुड टाइम टू एक्यूमुलेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बड़ी क्वांटिटी। लेकिन आपकी जो बात सुनी मैंने, उससे समझ में आ रहा है कि आप वो बॉटम पे एक बड़ा चंक डालने की सोच रहे हो। तो बॉटम में बड़ा चंक डाल दिया और उसके बाद और नीचे का बॉटम बन गया, तो या फिर चले कंसोलिडेशन के लोअर एंड पर आ गया और आपने उसमें बड़ा चंक डाल दिया और फिर बाजार टूट गया, फिर बाजार के साथ तो सब कुछ नीचे आएगा, फिर आप क्या करोगे? सो ऐसी सिचुएशन आमतौर पे लोग इकट्ठा करने के लिए करते हैं जब वो शेयर कंसोलिडेशन में जाता है। अब वो जितना लंबा हो आपके लिए उतना अच्छा होता है, अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन सोचते हो तो। नियर टर्म शॉर्ट टर्म है फिर तो आपके लिए, जिस दिन 2 ग्रीन बार बने उस दिन कूद पड़ना, मोमेंटम का इस्तेमाल करना और निकल जाना, फिर तो बात ही अलग है। फिर यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो नेस्ले हो या रिलायंस हो या TCS हो या HDFC बैंक हो, जहाँ 2 ग्रीन बार बने आपने तुरंत लॉन्ग कर लिया, मोमेंटम को चेस करिए और पैसे बनाना शुरू करिए।
चलिए जी आगे बढ़ते हैं। और भैया नमस्ते, अदानी टोटल गैस में क्या करना चाहिए, मेरा घाटा हो गया है। देखो प्रमोद जी, ये अदानी टोटल, अदानी ट्रांस, अदानी ग्रीन, ये तीनों केपेक्स साइकिल में हैं। इनको अभी लगेगा समय, जब तक केपेक्स पूरा नंबर्स में आना ना शुरू कर जाए तब तक ये ऊपर नीचे रहेंगे। आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हो तभी आपको घाटा हुआ है, क्योंकि घाटा नोशनल है तो बात अलग है। तो जैसे किसी को ये कहते हैं ना मुझे घाटा हो गया, नीचे आ गया शेयर, तो अरे घाटा हुआ थोड़ी ना है, वापस ऊपर आएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, कहीं जा रहा है। यू फॉरगेटिंग कि आप किसी भी सूरत में अगर 2 शेयर या 1 शेयर भी लेते हो तो आप एक बड़ी 10,000 करोड़ की कंपनी या 20,000 करोड़ की कंपनी या 30,000 करोड़ की कंपनी का एक छोटा हिस्सा बन चुके हो। उस कंपनी में काम चल रहा है, चीज़ें हो रही हैं, वहाँ लोग जॉब कर रहे हैं, दे आर वर्किंग ओवर इट, दे आर वर्किंग फॉर योर इन्वेस्टमेंट एज वेल। तो इतनी कोई घबराने वाली चीज़ नहीं हो गई है कि शेयर नीचे आ गया तो मुझे लॉस हो गया। अरे शेयर वापस ऊपर आ जाएगा तो प्रॉफिट भी तो हो ही जाएगा, क्या दिक्कत है। कॉस्ट चीज़ थोड़ा ऊपर नीचे होगी तो फिनेंशियल पे फोकस करो इंस्टेड ऑफ शेयर के भाव के। अगर फिनेंशियल अच्छे हैं तो भाव अपने आप मैनेज हो जाएगा, लेकिन अगर फिनेंशियली ख़राब है तो कितना भी अच्छा भाव पकड़ लो वो आपको सपोर्ट करेगा नहीं बहुत दिन तक। सो इसीलिए फोकस ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी। ये अभी केपेक्स साइकिल में है, थोड़ा थोड़ा इनमें अपटिक आना शुरू होगा, जैसे ही इनके नंबर में रिफ्लेक्शन आएगा तो आप बने रहो, नंबर देखते रहो। जैसे जैसे नंबर इंप्रूवमेंट आए, वो आज क्वार्टर में आता है, अगले क्वार्टर में आता है, 2 क्वार्टर बाद आता है, डिपेंड करता है। लेकिन जैसे जैसे इंप्रूवमेंट आएगा नंबर्स में वैसे वैसे स्टॉक रिएक्ट करेगा और अकॉर्डिंगली आप काम करोगे इसमें। My majority of investment in equity mutual fund. However, I do direct investment in stocks as well as blue chips, which I pass out next generation. कहाँ गया, निकल गया सवाल आगे। Which is this a good strategy? देखो विकी सर, अब तक मैं यही बोलता था कि लार्ज कैप में पैसा डालो और ब्लू चिप में पैसा डालो और अच्छे शेयरों में पैसा डालो। वो कल एक भाई साहब बोल भी रहे थे कि आपने इनका पोर्टफोलियो सुन लिया तो कुछ नहीं होगा, बुल मार्केट में इनका शेयर कभी काम ही नहीं करेगा। बात सही है, बिल्कुल सही है। मैं कब मना कर रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल पत्थर की लकीर है। आप लोग खुद भी पढ़ाई करेंगे उसके लिए। आप लोगों को लार्ज कैप में पैसा डलवा के मैंने पैसा सिक्योर करना मेरा काम था, वो मैंने करवा दिया अगर आप लोगों ने किया हो तो। अब आगे आप मिड कैप लो, स्मॉल कैप लो, कचरा कैप लो, जो मर्जी लो, वो आपकी मर्जी है। एटलीस्ट आपका पैसा कुछ हद तक सेव हो चुका है उन कंपनियों में जो डूबेंगे नहीं, एटलीस्ट अब। सो रेस्ट इज़ योर चॉइस। अब ऑब्वियसली बात है, मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, सुनना ना सुनना आपकी मर्जी है। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, अब आपने क्योंकि लार्ज कैप इकट्ठे कर लिए हैं बहुत, तो अब आप मिड कैप एंड नॉन स्मॉल कैप यानी नॉन मिड कैप एंड नॉन स्मॉल कैप में जा सकते हो। लार्ज कैप नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करो, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, बिल्कुल सही फैसला है आपका ये। देखिए सस्टेनेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 20 साल बाद, 20 साल पहले जोमेटो नहीं था, ठीक है, 20 साल पहले पिज़्ज़ा हट था, या 10 साल पहले, 15 साल पहले पिज़्ज़ा हट था, वो भी डोमिनोज ही मुश्किल से आया था। सो आप इमेजिन अ सिचुएशन जब 20 साल पहले जो चीज़ें थी नहीं, वो 20 साल बाद कैसे होंगी। 20 साल पहले SBI था, ICICI था, HDFC बैंक थे, रिलायंस था, TCS थे, इन्फोसिस था। सो ये सब कंपनियां थीं क्योंकि इनकी सस्टेनेबिलिटी है, HUL था। स्वरूप बदल जाएंगे। ये 20 साल पहले एक सिंगल प्रोडक्ट में थे, फिर ये एजाइल है क्योंकि तो पहले एक कॉन्ग्लोमरेट था ऑयल का, अब वो टेलीकॉम जाइंट बन चुका है। सो इनके स्वरूप बदलते हैं लेकिन ये रहते हैं, इनकी एग्जिस्टेंस रहेगी। एशियन पेंट पहले पेंट कंपनी थी, अब वो होम फर्निशिंग कंपनी है। सो ऐसी कंपनियों की सस्टेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो 20 साल के लिए जब आप सोचते हैं तब। 20 साल बाद आप अब आप अगर ऐसी कंपनियों में सोच रहे हो कि मैं लॉन्ग टर्म 20 साल का इन्वेस्टर हूँ और मैं पैसा डाल रहा हूँ उस कंपनी में जिसके कारोबार कभी शुरू हुए 6 साल ही हुए हैं, पेटीएम या ऑल, तो जो उनको प्रूफ तो करने दो अपना मेटल विद टाइम। अगर वो प्रूफ कर गए 20 साल तो ज़रूर बने रही है, नहीं कर पाए तो बात ही अलग है। सो इसीलिए थोड़ी सस्टेनेंस के ऊपर काम कर लिया आपने और इकट्ठी कर ली लार्ज कैप या नोन कंपनीज जिनकी सस्टेनेबिलिटी है, फिर आप धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करना शुरू करिए न्यू एज बिजनेस में या न्यू टेक्नोलॉजी बिजनेस में या उन टेक्नोलॉजी में जहाँ ग्रोथ आगे मिल सकती है। लेकिन पहली चीज़ तो आपको अपना विकेट संभालना है, उसके बाद आप आगे बढ़ के खेलो, स्क्वायर कट खेलो, लॉन्ग ऑफ खोलो, लॉन्ग ऑन खेलो, आपकी मर्जी है। लेकिन पहला तो एटलीस्ट विकेट तो बचाओ, एक रीजनेबल रन बना लो, फिर हिट करो या नॉन हिट करो वो आपकी मर्जी है। लेकिन एटलीस्ट थोड़ा कैपिटल प्रोटेक्शन पहली प्रायोरिटी है। और आप कुछ भी बोलो मेरे से रिटर्न आएगा नहीं आएगा, पोर्टफोलियो चलेगा नहीं चलेगा, मैं इसी ढर्रे पर रहूँगा कि मैं अपना कैपिटल प्रोटेक्शन की प्रायोरिटी पहली रखूँगा, चाहे कुछ हो जाए। कि बाज़ार अभी बहुत अच्छा है, अभी बुल मार्केट है, जिस दिन घूमेगा तब पता चलेगा कि लार्ज कैप की क्यों वैल्यू होती है। अभी ठीक है, अभी तो सब बढ़िया है, अभी तो किसी भी शेयर को देख लो तेज़ी में ही है। लेकिन एटलीस्ट कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए यू नीड गुड कंपनीज, गुड लार्ज कैप, एंड इनफैक्ट कुछ पैसा FD में भी रखिए। ऐसे नहीं सारा इक्विटी में डाल दीजिए, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ
इक्विटी जितना ज़रूरी है उतना ही डाइवर्सिफिकेशन ऑफ असेट भी ज़रूरी है। तो थोड़ा रियल स्टेट, थोड़ा लैंड, थोड़ा गोल्ड, थोड़ा एफडीज़, इनको भी ज़रूर रखिएगा। ये पोर्टफोलियो एलोकेशन का हिस्सा होता है। तो पहले पोर्टफोलियो एलोकेशन में ये 4 चीज़ें होंगी, फिर इक्विटी के अंदर लार्ज मिड स्मॉल होता है। सो ऐसे करके एलोकेट करिए सिस्टमैटिक वे में। समय लगेगा लेकिन बढ़िया बनेगा जो भी बनेगा। ओके जी, वापस चलते हैं सर। GRSE बॉट एट 2287, 187 शेयर होल्ड कर सकते हैं सर, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सर द फ्री शेयर विच आर लेस इन क्वांटिटी से 10 और 20 इज वर्थ होल्डिंग देम और सेलिंग एंड मूविंग टू अदर्स। नहीं, वो शेयर 10 हो, 20 हो, 1 हो, 5 हो, होल्ड ज़रूर करिए। कैसे? अब अगर मान लीजिए 10 शेयर है, आज 10 है, कल उनमें स्प्लिट आ जाएगा, बोनस आ जाएगा और बड़े हो जाएंगे, धीरे 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 करके साइज़ बड़ा हो जाएगा। 2 उनमें डिविडेंड आएगा, डिविडेंड आएगा, उन डिविडेंड से वापस वही खरीदते रहिए। कुछ हो तो रहा नहीं है, मान लिया आपके 10 ही टीसीएस बचे रह गए, 90 रुपये डिविडेंड आता है, 900 रुपये डिविडेंड तो टीसीएस फिर भी दे ही रहा है ना, मोटा मोटा 80-90 रुपये जो भी आएगा, उस डिविडेंड से इस्तेमाल करके टीसीएस खरीद लीजिए, वरना आईटीसी खरीद लीजिए, वरना कुछ भी खरीद लीजिए। धीरे धीरे करके ऐसे करके और क्वालिटी उसी से ऐड होती चली जाएगी। सो विद टाइम आप इसका इस्तेमाल करके अपनी पुरानी होल्डिंग को कंसोलिडेट कर सकते हैं, या जो बिक गया उसको वापस डिविडेंड से ही खरीद कर ऐड कर सकते हैं। बट एटलीस्ट यू शुड होल्ड ऑल द फ्री शेयर्स। वो 1 हो, 2 हो, 10 हो, दैट इज़ इररिलेवेंट। फ्री का तो है ना, बस उसे रखो, क्या दिक्कत है। आप 10 शेयर हैं यानी 20 शेयर खरीदे थे, 10 बचे हैं, 10 ही तो हैं, कोई बात नहीं, लेकिन होल्ड तो करो, कुछ तो है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओह चलिए, समय हो गया पूरा। सर माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई, समय ख़त्म हो गया, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आप लोगों से बचे हुए सवाल सारे ले लूँगा 5:30 बजे जो आएंगे। और @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप लोग ज़रूर ले लें। और CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पेजेस पर आप जुड़ सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। बाकी किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप लोग ज़रूर ले लें। इतना ही कहना चाहूँगा। इसके साथ बात की बातें बाद में होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।